क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भी क्यों पिछड़ रहे हैं, जबकि हमारा देश खुद को वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने का सपना देख रहा है? हाल ही में कुलपतियों की नियुक्तियों पर जो विवाद हुआ है, उसने पूरे शिक्षा क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि हमारी शिक्षा की पूरी तस्वीर को बदलने का सवाल है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि इस बदलाव से क्या असर होगा, क्या यह हमारे शिक्षा तंत्र को सुधार सकता है और क्यों यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्योंकि जो आप जानेंगे वह सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि हमारे देश की भविष्यवाणी को भी बदल सकता है। तो यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक जरूरी चर्चा है जो आपको पूरी देखनी चाहिए। साथियों, स्वागत है आपका यूपीएससी के इस सफर में, जहां हम हर कदम पर आपके साथ हैं। जो साथी अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं या लगने वाले हैं, उनका हम दिल से स्वागत करते हैं। यह है हमारा एडिटोरियल विश्लेषण प्रोग्राम, जहां हम रोजाना नेशनल न्यूज़पेपर के एडिटोरियल का गहराई से विश्लेषण करते हैं। इसका उद्देश्य है कि आप मेंस और प्रीलिम्स में एडिटोरियल से जुड़े किसी भी प्रश्न का सटीक और प्रभावी उत्तर दे सकें। एडिटोरियल पढ़ना न केवल आपकी तैयारी को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके दृष्टिकोण को भी व्यापक करता है। आज का विषय भारत की शिक्षा प्रणाली को लेकर है, जिसमें हम बहुत कुछ देखेंगे और देखेंगे भारत के विश्व गुरु बनने का सपना। सबसे पहले हम कुलपति की नियुक्ति का मुद्दा क्या है, इसे पूरा समझ लेते हैं। इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। देखो, हाल ही में भारत में कुलपति की नियुक्तियों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। कुलपति वाइस चांसलर विश्वविद्यालय का प्रमुख होता है और उनकी नियुक्ति का असर सीधे तौर पर विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और शिक्षा पर पड़ता है। केंद्र सरकार ने इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इस पर राज्य सरकारों और कुछ शिक्षा विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई है। तो सवाल यह है कि यह विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया है। इसके लिए हम यूजीसी के नए दिशा निर्देश पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है मामला। एक केंद्रीकरण का मुद्दा। पहले कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकारें करती थीं, लेकिन अब यूजीसी ने इसे केंद्रीकृत करने का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब है कि कुलपति की नियुक्ति पर अब केंद्र का ज्यादा नियंत्रण होगा, जो राज्य सरकारों के अधिकारों को सीमित कर सकता है। 2. नियुक्ति की प्रक्रिया। यूजीसी ने कहा है कि कुलपति की नियुक्ति के लिए एक निश्चित प्रक्रिया और मानक होंगे। इसके तहत कुलपति बनने के लिए उम्मीदवार को शैक्षिक अनुभव और अच्छे शोध कार्य का अनुभव होना चाहिए। अब यह विवाद क्यों बढ़ा है, इसे जानना हमारे लिए जरूरी है। इसे कुछ बिंदु से हम समझते हैं। 1. राज्य की स्वायत्तता पर सवाल। राज्य सरकारें यह महसूस करती हैं कि इस बदलाव से उनके अधिकारों पर हमला हो सकता है। उनका कहना है कि शिक्षा राज्य का अधिकार है और इसे केंद्र के नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता। 2. संघीय ढांचे पर असर। भारत का संविधान केंद्र राज्य के अधिकारों के संतुलन पर आधारित है और इस बदलाव से इसे बिगाड़ने की संभावना है। 3. राजनीतिक हस्तक्षेप का डर। कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा भी मानते हैं। उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार अपनी पसंद के लोगों को कुलपति बना सकती है, जिससे शिक्षा का स्तर प्रभावित हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि कुलपति की नियुक्ति पर यह मुद्दा है, तो कुलपति की नियुक्ति आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसे भी कुछ बिंदुओं से हम समझने की कोशिश करते हैं। 1. शिक्षा की गुणवत्ता पर असर। कुलपति विश्वविद्यालय की नीति और दिशा तय करते हैं। उनकी नियुक्ति का असर छात्रों की शिक्षा, रिसर्च और प्रशासन पर सीधा पड़ता है। 2. स्वायत्तता और पारदर्शिता। विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र ऑटोनोमस बनाए रखना चाहिए, लेकिन उन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी चाहिए। 3. शैक्षिक निर्णयों का संतुलन। जब किसी संस्था के प्रमुख की नियुक्ति में राजनीति का हस्तक्षेप होता है, तो शैक्षिक निर्णयों में पक्षपाती रवैया आ सकता है, जो छात्रों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? एक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद। केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ बैठकर इस विवाद का समाधान निकालना चाहिए, ताकि दोनों पक्षों के अधिकारों का सम्मान हो। 2. पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया। कुलपति की नियुक्ति के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया बनाई जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि योग्य व्यक्ति ही इस पद पर नियुक्त हो। 3. राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाव। शिक्षा में राजनीति को दूर रखना सबसे जरूरी है। ऐसा न होने पर ही शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकता है। कुलपति की नियुक्ति का मामला सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था की दिशा तय करने वाला मुद्दा है। अगर भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाना है, तो हमें इस प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और राजनीति से मुक्त रखना होगा। यही तरीका है जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और छात्रों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ नियुक्तियों का मुद्दा है या तस्वीर इससे भी बड़ी है? कहते हैं, अगर जड़ों में कमजोरी हो तो पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, टिक नहीं पाता। यही हाल हमारे शिक्षा सिस्टम का है। भले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 20 ने बड़े बड़े सपने दिखाए हों, लेकिन असल में हमारी शिक्षा प्रणाली की जड़ें कमजोर हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टोसीपॉन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था 21वीं सदी की जरूरतों को कितनी हद तक पूरा कर पा रही है? शायद नहीं, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
NEP 2020 इसे पूरी तरह बदलने का वादा करती है। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को एक नई दिशा देने का सपना है। तो ये नीति है क्या? ये एक नई शुरुआत है जो 1986 की पुरानी शिक्षा नीति को बदलकर भारत की शिक्षा को आधुनिक, लचीला और सुलभ बनाने का लक्ष्य रखती है। इसमें क्या खास है? आइए इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। 1. शिक्षा में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अब छात्र वही पढ़ सकते हैं जो वो चाहते हैं। इंजीनियरिंग का छात्र म्यूजिक सीख सकता है, आर्ट्स का छात्र मैथ्स पढ़ सकता है। और सबसे खास बात, अगर पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़े तो मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम की मदद से आप वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं। अगर किसी कारण पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी तो आप बाद में वहीं से फिर शुरू कर सकते हैं। इसे मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम कहा जाता है। 2. नई संरचना, 5 से 3 से 3 से 4। पारंपरिक 10 से 2 सिस्टम अब खत्म हो चुका है। इसकी जगह यह नई संरचना लाई गई है। पहले 5 साल खेल और मौज मस्ती के साथ फाउंडेशन तैयार करना, अगले 3 साल पढ़ाई की बुनियाद को मजबूत करना, उसके बाद 3 साल नई स्किल्स सीखना, अंतिम 4 साल करियर की दिशा तय करना। 3. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। क्या आपको पता है भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक 50% छात्र कॉलेजों में पढ़े? और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, यह नीति शिक्षा को रोजगार उन्मुख भी बनाएगी। 4. अकादमिक क्रेडिट बैंक, एकेडमिक क्रेडिट बैंक। यह सिस्टम आपके पढ़ाई के क्रेडिट को ठीक उसी तरह जमा करता है जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं। आपने किसी कोर्स से जो क्रेडिट कमाया वह अकादमिक बैंक में सेव रहेगा। बाद में आप अपनी पढ़ाई वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां आपने छोड़ी थी। 5. डिजिटल शिक्षा, डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्वयं, दीक्षा और PM विद्या जैसे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि मोबाइल और लैपटॉप पर भी होगी। 6. मातृभाषा में पढ़ाई। पहली बार कक्षा 5 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है। इससे उनकी समझ और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 7. रिसर्च और नवाचार, रिसर्च एंड इनोवेशन। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF बनाया गया है ताकि छात्रों को रिसर्च में मदद मिल सके और भारत का योगदान वैश्विक स्तर पर बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्व। अब सवाल उठता है कि यह नीति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ शिक्षा का सुधार नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के भविष्य को आकार देने का एक कदम है। 1. आधुनिक और रोजगार उन्मुख शिक्षा। छात्र अब स्किल्स सीखेंगे जो उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करेंगी। उन्हें इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। 2. सभी के लिए शिक्षा। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक डिजिटल लर्निंग के जरिए शिक्षा को पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 3. मूल भाषा में पढ़ाई। छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई का मौका मिलेगा जिससे उनकी समझ और रुचि बढ़ेगी। 4. शोध और नवाचार को बढ़ावा। NRF के जरिए छात्रों को रिसर्च करने और नई चीजें खोजने के लिए संसाधन मिलेंगे। 5. शिक्षकों की भूमिका। शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिर्फ एक सुधार नहीं, बल्कि एक सपना है। यह भारत की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने के लिए तैयार है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह न सिर्फ छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाएगी, बल्कि भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। अब सवाल यह है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इसके लिए हम अकादमिक क्रेडिट बैंक को समझते हैं। अकादमिक क्रेडिट बैंक, पढ़ाई का नया खाता। अब एक और नया सिस्टम आया है जिसे कहते हैं अकादमिक क्रेडिट बैंक, एकेडमिक क्रेडिट बैंक ABC। ये ठीक वैसा है जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं। यहाँ आप पढ़ाई के क्रेडिट जमा करेंगे। मान लीजिए आपने किसी कॉलेज से कुछ क्रेडिट कमाए, फिर आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आप इन्हें संभाल कर रख सकते हैं और बाद में किसी दूसरे कॉलेज में जाकर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्या यह सिस्टम हर कॉलेज में होगा? शायद नहीं। छोटे और नए कॉलेज इस बदलाव के लिए अब भी तैयार ही नहीं है। शोध, रिसर्च। जहां हम सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, हमारे यहाँ रिसर्च यानी शोध का हाल बहुत खराब है। भारत रिसर्च पर अपनी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिर्फ 0.7% खर्च करता है। दुनिया का औसत 1.8% है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के कॉलेजों में तो रिसर्च की बात करना ही बेकार है। वहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। यहाँ तक कि बड़े संस्थानों जैसे IIT और IIM में भी शिक्षक कम हैं। हर 26 छात्रों पर एक ही शिक्षक है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये अनुपात 10:1 होना चाहिए। डिजिटल शिक्षा एक अधूरी तस्वीर। कोविड के बाद ऑनलाइन पढ़ाई ने जोर पकड़ा, लेकिन असल में ये सिर्फ शहरी छात्रों तक सीमित रह गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 50% से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर तक नहीं है। 34% स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा है। अब सरकार स्वयं, PM विद्या और दीक्षा जैसी योजनाओं से इस खाई को पाटने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक हर बच्चे के पास इंटरनेट और डिवाइस ना हो, ये कोशिश अधूरी रहेगी।
संकाय की कमी है बड़ी समस्या। आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों में भी 40% से ज्यादा पद खाली हैं। छोटे कॉलेजों की हालत और खराब है। यहाँ न तो अच्छे शिक्षक आते हैं और न ही छात्रों को प्रेरणा मिलती है। सरकार ने पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक मिशन PMMNMTT शुरू किया है, लेकिन इसे सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। क्या बदलाव से सच में बदलाव आएगा? अब सवाल ये उठता है कि क्या NIP 2020 और अन्य सुधार भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बना पाएंगे? इसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। 1. शिक्षा और उद्योग के बीच साझेदारी बढ़ानी होगी। 2. शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण पर ज्यादा ध्यान देना होगा। 3. हर छात्र को डिजिटल शिक्षा तक पहुंच देनी होगी। 4. पढ़ाई को आधुनिक और रोजगार उन्मुख बनाना होगा। बदलाव की जरूरत अब है। अगर भारत को अपने सपने सच करने हैं तो शिक्षा प्रणाली को जड़ से बदलना होगा। यह सिर्फ नीतियां बनाने से नहीं होगा, इन्हें जमीन पर उतारना होगा। अब वक्त है कि हम सिर्फ बातें ना करें, बल्कि वो करें जो सच में फर्क लाए, क्योंकि एक बेहतर शिक्षा प्रणाली ही एक बेहतर देश की नींव रख सकती है। लेकिन इस सफर में आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, और यही वो जगह है जहां जस्ट IAS फाउंडेशन आपके साथ है। हम शिक्षा को एक बेस्ट और प्रभावी मॉड्यूल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो न केवल आपकी तैयारी को मजबूत करेगा, बल्कि आपके दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाएगा। हमारा उद्देश्य है कि आप सिर्फ किताबें न पढ़ें, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारें। जस्ट IAS फाउंडेशन में हम हर छात्र को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देते हैं, ताकि वह अपनी पूरी क्षमता का लाभ उठा सके और अपने लक्ष्यों को पा सके। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आगे बढ़ते हैं। अंतिम विचार, भारत का विश्व गुरु बनने का सपना। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम सच में विश्व गुरु बन सकते हैं? भारत के पास शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान की एक समृद्ध विरासत है, लेकिन आज के ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल युग में सफलता तभी मिल सकती है जब हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर के मानकों के मुताबिक ढालें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में भारत के लिए एक अहम कदम साबित हो सकती है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाता है तो यह हमें वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने की ओर ले जा सकती है। हमारे विश्वविद्यालयों में न केवल उच्च गुणवत्ता की शिक्षा होगी, बल्कि हम नए नए विचारों, शोध और नवाचारों के लिए भी दुनिया भर में पहचाने जाएंगे। याद रखिए, शिक्षा ही ताकत है, और जब हम शिक्षा में सुधार करेंगे तो भारत का भविष्य भी बेहतर होगा। यह नीति न केवल हमारे छात्रों को नई दिशा दिखाएगी, बल्कि भारत को एक सशक्त और जागरूक राष्ट्र बनाने में भी मदद करेगी। तो क्या हम अपने सपने को साकार करने के लिए तैयार हैं? अगर हम सभी इस दिशा में सही कदम उठाते हैं तो भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन सकता है, जहां से पूरी दुनिया शिक्षा और ज्ञान की दिशा लेगी। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है कि यह विश्लेषण आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। आपका समय मूल्यवान है, इसीलिए इसे उपयोगी बनाने की हमारी कोशिश जारी है। बाकी वीडियो को लाइक, डिसलाइक, साथियों के साथ शेयर और कमेंट्स को आप देख लीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करती है। मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।